इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, इसके अंदर मेग्मा है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये मेग्मा है। मेग्मा क्या होता है? रॉक्स का पिघला हुआ पार्ट होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये अर्थ का सरफेस है, और ये जो अर्थ के सरफेस के नीचे ये देखिए, ये लिक्विड टाइप मेग्मा है। इसको क्या बोलते हैं? मेग्मा। ये मेग्मा है। यही अंदर से फ्लो होते होते क्या होता है, अपना डायरेक्शन लेता है। और ये अगर कोई होल मिल जाता तो ये अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। अगर ये सरफेस पे आ गया तो इसी को हम क्या बोल देते? लावा। इसी को हम लावा बोल देंगे। और ये देखिए एक फिक्स डायरेक्शन में जा रहा है। ये फिक्स डायरेक्शन में मेग्मा का फ्लो हो रहा है, अंदर से आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो मेग्मा है अपने साथ लैंड का भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे लैंड जो है उसको सेपरेट कर रहा है। और ये जो लैंड को सेपरेट करने में फोर्स लग रहा है, ये मेग्मा के द्वारा ही लग रहा है। यही मेग्मा ऊपर जाके ज्वालामुखी का भी फॉर्म ले लेता है। ज्वालामुखी। और यही माउंटेन का भी निर्माण कर सकता है। माउंटेन का फॉर्मेशन भी इसी से हो सकता है। और अर्थ को यहाँ पे, अर्थ के सरफेस को ये सेपरेट कर पा रहा है। तो देखिए मेग्मा जो है वो बेसिकली, मेग्मा का जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें अपना खुद का एनर्जी होता है। ये जो एलिमेंट्स है, मिनरल्स है, इसमें खुद का एनर्जी होता है। और दूसरा रीजन कि ये जो सरफेस है, ये अंदर प्रेशर बना रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगर प्रेशर हाई कर पा रहा है ये सरफेस, तो बेसिक सी बात है कि टेम्परेचर भी बढ़ा रहा होगा। तो इसी के कारण ये जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा रहा है। रॉक्स पिघल रहा है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है, और लगभग 32 किलोमीटर पृथ्वी के भीतर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर रॉक्स जो है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए ये क्या था। हमारा जो अर्थ है ये इस शेप का है। हमारा अर्थ, हमारा अर्थ का शेप क्या है? गोलाकार है, इस प्रकार का। लेकिन ये लेयर में बटा है। मिनरल्स के अकॉर्डिंग ये लेयर्स में बटा है। ये जो लेयर है, इस बीच वाले लेयर को क्या बोलते हैं? कोर। सबसे शुरू वाला लेयर जो है इसको बोलते हैं क्रस्ट। और मिडिल वाले को बोलते हैं मेंटल। तो ये 3 लेयर में बटा हुआ है। इसी को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखिए ये एक पोर्शन हम निकाल ले रहे हैं, ये एक पोर्शन निकाल ले रहे हैं, तो ये इस तरह का शेप लेगा। यही जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसका नाम हम दे दिए क्रस्ट। बीच वाला का नाम दे दिए मेंटल, और नीचे कोर। लगभग जहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम रह पा रहे हैं, तो इससे 34 किलोमीटर जाने पर क्रस्ट है। और उससे लगभग 2900 किलोमीटर ये मेंटल खत्म हो जाएगा। और लगभग 6371, 73 से 71, 63 71 यहाँ पे जाके कोर का एंडिंग है। अब जो क्रस्ट है, यहाँ पे ये जो क्रस्ट है, इसमें तो एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन ये ओशियन का भी पार्ट है। क्रस्ट हमारा
ओशियन का भी पार्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओशियनिक क्रस्ट। और इस पार्ट को हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इसमें जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ऐसे याद रखिएगा। इसमें याद रखिएगा सियाल, इसमें सीमा, और इसमें नीफे। ये सिलिकॉन एल्युमिनियम, सिलिकॉन मैग्नीशियम और निकेल और फेरस। तो सियाल जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाएगा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में अगर यही क्रस्ट अगर ओशियन वाला है, तो इसमें सीमा पाया जाएगा। सीमा याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल वाला में सियाल और ओशियन वाला में सीमा। इसी प्रकार मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, कोर में नीफे, निकेल और फेरस। अब देखिए, इसको थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं। ये हमारा क्या 3 पोर्शन था। पहला था क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। अब जो लेयर बट रहा है, लगभग 0 किलोमीटर यहाँ पे हम रह रहे हैं। एनिमल प्लांट्स जितना भी स्पेसीज है यहाँ पे लैंड पे, इससे लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाने पर एक बाउंड्री बनता है, और इसके बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और उसके नीचे लगभग 700 किलोमीटर तक के पार्ट को हम बोलते हैं स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर, इसको बोलते हैं स्थल मंडल, इसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल। और लगभग 2900 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो इसको बोलेंगे मेजोस्फीयर, मध्य मंडल। उसके बाद आ जाएगा बेरिस्फीयर, तो ये आ जाएगा आउटर बेरिस्फीयर, और ये हो जाएगा इनर बेरिस्फीयर। इनर बेरिस्फीयर। ये जो आउटर बेरिस्फीयर है ये लगभग 51 से 55 किलोमीटर तक जाएगा, और ये इनर बेरिस्फीयर 6371 किलोमीटर तक। ये जो बेरिस्फीयर है इसी को हम कोर भी बोलते हैं। तो ये आउटर कोर और ये इनर कोर, इसी को बेरिस्फीयर नाम दिया गया है। देखिए, ये जो लिथोस्फीयर है, ये पूरा क्रस्ट कवर करता है। ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है, और साथ में अपर पार्ट ऑफ मेंटल। ये जो मेंटल है इसका अपर वाला पोर्शन भी कवर कर लेता है, क्योंकि ये 34 किलोमीटर तक ही था, लेकिन ये 100 किलोमीटर तक जा रहा है। इसके बाद दुर्बलता मंडल जो है, ये जो मेंटल का थोड़ा नीचे, ये भी अपर पार्ट ही कहलाता है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। लेकिन ये जो मेजोस्फीयर है, ये पूरा लोअर पार्ट कवर कर लेगा मेंटल का।
लोअर पार्ट ऑफ मेंटल। और ये तो आउटर कोर और इनर कोर, वेरियस्फीयर, इसको याद रखेगा, वेरियस्फीयर को कोर से। हमारा जो लिथोस्फीयर है, जिसपे 0 से 100 किलोमीटर, ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड स्टेट में है, क्यों? यहाँ तो हम रहते ही है, तो हमको पता ही होना चाहिए कि हम सॉलिड पे रहते हैं। लेकिन लिथोस्फीयर के नीचे जब स्टेनोस्फीयर में दुर्बलता मंडल में जाएंगे, तो ये सेमी सॉलिड के फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड। और इस बाउंड्री के नीचे अगर मेजोस्फीयर मध्य मंडल में जाएंगे, तो ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और उसके बाद जो आउटर वेरी है, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, और उसके बाद फिर सॉलिड। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉलिड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये बेसिकली मिनरल्स जो प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है हमारे अर्थ के इनर में, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। और साइंटिस्ट ये अनुमान लगाया है कि ये जो 100 किलोमीटर तक है, ये सॉलिड है, फिर उसके नीचे सेमी सॉलिड स्टेनोस्फीयर, उसके बाद मेजोस्फीयर सॉलिड, फिर आउटर वेरियस्फीयर लिक्विड, इनर वेरियस्फीयर सॉलिड। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, इस इमेज को गौर से देखिए, ये हमारा अर्थ है, ये बीच वाला पोर्शन कोर, ये जो है ये मेंटल, और ये ऊपर वाला पार्ट है क्रस्ट। अगर क्रस्ट का पार्ट ओशियन हो, तो सीमा याद रखिएगा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। अगर लैंड हो तो सियाल। और अगर क्वेश्चन में नॉर्मल केवल क्रस्ट हो, तो हमको सियाल ही याद रखना है। उसके बाद फिर मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। उसके बाद फिर कोर निफे, निकेल और फेरस मतलब आयरन। तो आयरन जो है वो सबसे ज्यादा कोर में ही प्रेजेंट है, और आयरन हेवी होता है, इसलिए सॉलिड स्टेट में आ जाता है। याद रखिएगा, ऊपर भी सॉलिड है, सबसे नीचे भी सॉलिड है, फिर स्टेनोस्फीयर में सेमी सॉलिड, लेकिन इनर वेरियस्फीयर में लिक्विड है, उसके बाद सेमी सॉलिड के बाद फिर सॉलिड। तो इसको याद रखिएगा। देखिए, ये लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल है। इसी तरह स्टेनोस्फीयर है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेजोस्फीयर, ये हो जाएगा लोअर पार्ट ऑफ मेंटल। इसके बाद इनर वेरियस्फीयर और आउटर वेरियस्फीयर। देखिए, ये क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब देखिए, ये आपको हम नोट्स मैंने नोट्स बना दिया है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। क्रस्ट का हिंदी होता है भूपर्पटी, मेंटल का भूप्रवार, और कोर का क्रोड। तो वही चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है लिथोस्फीयर स्थल मंडल, अगर पानी है तो सीमा, लैंड है तो सियाल। क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल, फिर यही है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा क्रस्ट है, तो क्रस्ट में हमने क्या पढ़ा था? सियाल। लेकिन एक बात गौर करने की है कि सबसे ज्यादा क्रस्ट पे हमको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन 46%। उसके बाद सिलिकॉन 28, और उसके बाद ये एल्युमिनियम, फेरस,
तो सबसे ज्यादा हमको क्रस्ट पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। अगर ओवरऑल अर्थ के बारे में बात करें तो आयरन सबसे अधिक पाया जाएगा और आयरन के बाद ऑक्सीजन। लेकिन जब क्रस्ट की बात हो तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा 46%। तो इसका थोड़ा याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो क्रस्ट मेंटल कोर जो है, इसको साइंटिस्ट द्वारा कुछ अलग अलग बाउंड्री बना के इसको नाम दिया गया है। जैसे कोनार्ड साइंटिस्ट है, तो ये कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी दिया गया है, नाम दिया है। तो ये बेसिकली क्या है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है कि क्रस्ट का अपर और लोअर जो क्रस्ट है, बाउंड्री जो क्रिएट कर पा रहा है, उसको बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है? लोअर लोअर क्रस्ट का लोअर पार्ट और अपर मेंटर, उसको याद रखिएगा, मोहो डिसकंटिन्यूटी। रैपिड डिसकंटिन्यूटी क्या है? अपर और लोअर मेंटर। इसी तरह गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लोअर मेंटर और आउटर कोर। लेमन डिसकंटिन्यूटी आउटर एंड इनर कोर। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा नोट्स बना के। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये अल्फ्रेड वेगनर और टेलर, इन दोनों के द्वारा दिया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए इस फिगर को गौर से देखिए, इस एनिमेशन को। तो इसमें आप देखिएगा कि पहले जो पृथ्वी है कुछ इस टाइप पे था, पूरा एक साथ पूरा लैंड जो है पूरा जो सातों महाद्वीप है हमारे पृथ्वी पर, वो पूरा पहले एक ही साथ था ऐसे। फिर क्या हुआ? ये धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो रहा, टूटना स्टार्ट हो रहा है। और ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ पे जाकर ये देखिए, ये हमारा इंडिया का पार्ट है, ये टूट कर देखिए यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं, इसमें जाके मिल रहा है। तो इसी एनिमेशन के माध्यम से हम समझेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कैसे वर्क किया, क्या इसका काम है। तो देखिए इस एनिमेशन को याद रखिएगा। देखिए हमारा जो अर्थ है अभी कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका, फिर एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका, और ये आर्कटिक है। लेकिन पहले जो बहुत साल पहले, कुछ बहुत मिलियन ईयर एगो, ये सब एक साथ ही था। तो फिर ये टूटा क्यों? और अभी जो हमारा दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार की, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, यहाँ यूरोप, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, इस प्रकार से कैसे बना? देखिए अल्फ्रेड वेगनर जो है वो बता रहा कि 225 साल पहले, 225 मिलियन ईयर पहले जो हमारा पृथ्वी था वो एक ही साथ था, सातों महाद्वीप एक ही साथ था, ऐसे था। और उसका नाम क्या था? पेंजिया। उसका नाम था क्या? पेंजिया। फिर कुछ टाइम बाद, लगभग 50 मिलियन साल बाद, कुछ इस टाइप पे बना, ये ऐसे। इस पार्ट को बोल दिया यूरेशिया, और इसको बोल दिया गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच का रीजन है इसका नाम दे दिया थेथिस सी। ये देख रहे हैं, थेथिस सी। फिर कुछ दिन, बहुत साल, मतलब आज से 145 मिलियन पहले, कुछ और टूट इस पार्ट में डिवाइड हुआ। टूटने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखना स्टार्ट हुआ। फिर आज से 65 मिलियन ईयर एगो कुछ इस टाइप पे बना। और अभी जो प्रेजेंट में हमारा अर्थ का जो पार्ट है वो ये है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी यही बताता है कि पहले जो हमारा अर्थ था वो एक ही साथ था, जिसका नाम क्या था? पेंजिया। उसका नाम था पेंजिया। फिर दो भाग में बटा, यूरेशिया और गोंडवाना लैंड।
और जो बीच में ये सागर है उसको बोल दिया थेथिस सी। फिर टूटने टूटते हुए इस टाइप पे हमारा आज का शेप है। देखिए हमारा जो इंडिया है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये जो पूरा गोंडवाना लैंड है इसका पार्ट है, ये हमारा इंडिया है। ये रीजन पहले इंडिया का था, लेकिन अब यहाँ पे आके आ गया हमारा इंडिया। तो इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का, याद रखिएगा। अब देखिए वेगनर तो सिद्धांत दे दिया, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेगा? कोई उसके पास इतना 225 मिलियन ईयर साल पहले का एविडेंस कहाँ से लाएगा? तो वेगनर प्रूव कैसे किया? तो एक जिगसॉ फिट नाम का एक उपकरण यूज किया है। ये एक शब्दावली है, ये जो सातों महाद्वीप है ये सबको एक साथ कर दिया। इस सातों महाद्वीप को ऐसे जो अभी दिख रहा है इसको एक साथ लाया, तो पूरा जो अर्थ है वो पूरा फिट हो गया। देख रहे हैं, ये पूरा फिट हो रहा है। तो इसी का नाम दे दिया कि जिगजॉ फिट है। फिर दूसरा प्रूफ ये दिया कि मेजर फॉसिल्स है मेजोसोरस, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन देखा गया तो कुछ हद तक मैच कर रहा था एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। जैसे ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इस यहाँ का रीजन में देखा गया तो सेम फॉसिल मिला। फिर इस तरह का रीजन में देखा गया तो सेम फॉसिल्स मिला। फिर यहाँ पे देखा गया तो इस तरह का सेम फॉसिल्स मिला। तो मेजोसोरस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी एक प्रूफ है। फिर यहाँ पे भी निचला वाला पोर्शन में भी देखा गया तो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन मिला। और उसके बाद जो रॉक्स का एज है वो भी सेम पाया गया। जैसे देखिए यहाँ का जो रॉक्स है और अफ्रीका का, साउथ अमेरिका का ये पोर्शन, अफ्रीका का ये वाला पोर्शन, इसका रॉक्स का सेम एज पाया गया। और ये जो रॉक्स का टाइप्स भी है वो भी सेम पाया गया, सेम टाइप्स ऑफ रॉक। देखिए जिगजॉ फिट क्या है? जिगजॉ फिट देखिए यह एक शब्दावली है जो बताता है कि 7 महाद्वीप 7 कॉन्टिनेंट पेंजिया का ही हिस्सा बना है। एग्जाम्पल देखिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका, देखिए यहाँ पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, इस इमेज से भी समझ सकते हैं ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका। इसका ये वाला पोर्शन का रॉक्स एज, रॉक्स का टाइप्स, ये सब सिमिलर पाया गया है। अब देखिए सिमिलर रॉक्स टाइप्स एक्सटेंडेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, और रॉक्स का एज भी है वो सेम है। उसके बाद है मेजासोरस का डिस्ट्रीब्यूशन। मेजासोरस क्या है? एक जीव है। देखिए ये एक जीव हो गया, ये दूसरा प्रकार का जीव हो गया, इसी तरह का इस सबको हम बोलते हैं मेजोसोरस। या बोल सकते हैं फॉसिल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ईंधन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस रीजन में सेम पाया गया, इस रीजन में फिर इस प्रकार पाया गया, फिर इस रीजन में इस प्रकार पाया गया, अलग अलग रीजन में मैच किया। तो मेजोसोरस का डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अलग प्रूफ हो गया। फिर नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटेन को मिलाया गया, तो यहाँ के अपलाचिन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में जो पार्ट है माउंटेन्स है, और सेलिडोनी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का जो ये वाला माउंटेन है, और नॉर्वे का, इसमें भी बहुत सिमिलैरिटी पाया गया। तो ये भी वेगनर का प्रूफ माना है। कन्वेंशनल करंट थ्योरी, कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या है? देखिए कन्वेंशनल करंट थ्योरी है, ये ऑर्थर होम्स ने दिया है, इसको याद रखिएगा। ये संबंध धारा सिद्धांत कौन दिया है? तो ऑर्थर होम्स। अब ये शब्द आया कैसे? इस शब्द का आने का रीजन क्या है? तो वेगनर जो है, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया है, वो जो उससे उनसे जब पूछा गया कि ड्रिफ्टिंग का रीजन क्या है, तो उसने सही जवाब नहीं दिया। उसका रीजन क्या था? पोल फिलिंग
जो पोल फिलिंग क्या है, फोर्स एक्टिंग बाय पोल्स, पोल्स के द्वारा जो फोर्स है वो। और टाइड्स, टाइड क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नाम दिया गया है टाइडल फोर्स। तो ये वेगनर जो है ये पोल फिलिंग और टाइडल फोर्स इन दोनों का नाम दिया। और टेलर से पूछा गया तो ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स बताया गया कि ये जो ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट का मूवमेंट है ये ग्रेविटी और रोटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है। लेकिन बहुत दिनों बाद वेगनर ने ये प्रूव किया कि ये तीनों प्रकार का फोर्स गलत है। ऑर्थर हमने वेगनर और टेलर द्वारा दिया गया फोर्स गलत साबित किया और कन्वेंशनल करंट संवहन धारा को बल माना। अब कन्वेंशनल करंट ये है क्या, अब देखिए कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्टिंग का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशनल करंट, संवहन धारा। संवहन धारा ये है, जैसे देखिए यहाँ पे ये मैग्मा का फ्लो हो रहा है, मैग्मा के यहाँ से फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी इसी रीजन को फॉलो करते हुए ऐसे मूवमेंट हो रहा है। इसके साथ ये जो सरफेस है इसका भी मूवमेंट हो रहा है, इसका भी मूवमेंट हो रहा है। तो यही जो मूवमेंट है इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। यही रीजन है कि लैंड का जो मूवमेंट है, कॉन्टिनेंट का जो मूवमेंट है ये कन्वेंशनल करंट मतलब मैग्मा का जो डायरेक्शन है उसके द्वारा हो रहा है, ना कि पोल फिलिंग या टाइडल या फिर ग्रेविटी या रोटेशन। तो देखिए ऑर्थर होम्स ने बताया कि जो स्टेनोस्फीयर है जिसमें रॉक्स पिघल रहा है, ये जो मैग्मा है ये स्टेनोस्फीयर में रॉक्स पिघल रहा है वो मैग्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर तापमान होने के कारण ऊपर की ओर निकलना चाहता है। जब किसी जगह से मैग्मा बाहर निकलता है तो अधिक दाब के कारण पृथ्वी की सतह अलग होने लगता है और इस प्रकार ड्रिफ्टिंग यानी कि संवहन मूवमेंट की स्थिति बन जाती है। तो यही है कन्वेंशनल करंट थ्योरी।